12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युती। तो यदि हम इसकी बात करें, इसकी परिभाषा की, बस इसके नाम से मालूम चल रहा है कि स्थिर और विद्युती की। इसमें यदि हम बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? स्थिर विद्युती की, या भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युती की। अभी हमने बात की इसमें कि स्थिर विद्युती के अंदर कि जिसके अंदर स्थिर आवेशों की यहाँ पर हम बात की हमने किसकी? आवेश, इसकी बात की आवेश। अब हम बात करेंगे आवेश होता क्या है। आवेश होता क्या है, तो आवेश के बारे में यदि हम बात करें तो मतलब इसके अंदर हम बात करेंगे किसी भी द्रव्य का वह गुण, किसी भी द्रव्य का वह गुण जिसमें किसी भी द्रव्य का वह गुण जो विद्युतीय या चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। किसी भी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह द्रव्य क्या करता है? विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं हम? आवेश। या हम इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे भी ले सकते हैं कि आवेश कुछ नहीं बस इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को दर्शाता है। तो यदि हम बात करें किसकी? आवेश की, तो आवेश के बारे में हमने बात करी। क्या आवेश क्या होता है कि किसी भी द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस सभी आ जाती है। तो द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय तथा विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश। या हम इसकी दूसरी परिभाषा देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगी कि आवेश कुछ नहीं बस इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को दर्शाता है। अब यदि हम यहां से बात करें किसकी? कि आवेश के दो प्रकार होते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, तो इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। एक हो गया अपने पास में धनावेश और एक हो गया ऋणावेश। अब यहां से हम बात करेंगे कि धनावेश तो कब आता है और ऋणावेश कब आता है। वैसे अपने को नॉर्मली मालूम है कि जो कोई भी अपने पास में कोई भी द्रव्य है या कोई भी है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के अंदर नाभिक होता है और कक्षाएं होती है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है या उदासीन होता है। तो यहां से जैसे मैं बात करूं कि मान लो कि मेरे पास में कोई भी एक परमाणु है और उसके नाभिक के अंदर कितने? 4 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऐसे ही यदि मैं बात करूं किसकी? कि मेरे पास में कोई दूसरा क्या है? कोई परमाणु है, दूसरा परमाणु है और इस प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? उदासीन अवस्था में, और प्रत्येक परमाणु हमेशा क्या होता है? उदासीन होता है। तो 6 इसमें क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज 0। 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज 0। अब यदि मान लो कि गलती से क्या हो या कैसे भी मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो 6 प्रोटॉन वाला है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन भाग के इस परमाणु में, इस परमाणु की क्लास में घुस जाए, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में कि प्रोटॉन की यदि मैं बात करूं किसकी? इसके नाभिक में प्रोटॉन तो वही होंगे, कितने? 4 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 ऑलरेडी थे और एक इलेक्ट्रॉन उसका भाग किया गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आज कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये हो गए, कितने हो गए अपने पास में? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में। एक इलेक्ट्रॉन इसका भाग के इसके पास में गया। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 5, क्योंकि एक इससे भाग गया। और नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 6। तो यहां से यदि हम बात करें 1 2 3 4 और 5, आज यहां पर यदि मैं बात करूंगा तो प्रोटॉन, 4 प्रोटॉनों का आवेश 4 इलेक्ट्रॉनों के आवेश को कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर परमाणु के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। इसकी यदि मैं बात करूं तो यहां से क्या हो गया? इसके पास में कितने? 6 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉनों के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। तो 5 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज 5 प्रोटॉनों के चार्ज को क्या कर देगा? कैंसिल। बचा कौन सा? एक प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इसलिए इस परमाणु के ऊपर चार्ज कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज आ रहा है इसका मुख्य कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन।
कौन है? इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा उसका उत्तरदायी हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा, कभी भी प्रोटॉन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता कहां होता है? नाभिक में, और उसको निकालना बहुत मुश्किल नहीं नामुमकिन सा है। ठीक है, तो यहां से यदि अपन बात करें, अब यहां से देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या वृद्धि? एक भाग क्या गए थे, एक वृद्धि हो गई ना, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा गया? नेगेटिव। यहां से मैं बात करूं, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन भाग गया। इलेक्ट्रॉन भाग गया मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। तो यहां से बात समझ में आ गई अपने कि यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, और इलेक्ट्रॉन की यदि कमी होती है तो चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो मतलब धनावेश। यहां से यदि मैं बात करूं किसकी? धनावेश की। तो धनावेश किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन की कमी को। इलेक्ट्रॉन की कमी को। यहां से यदि मैं बात करूं धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी को, ऋणावेश की यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिक आया तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या वृद्धि को। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि बोल दो या अधिकता बोल दो। ये हो गया अपने पास में। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, अब ये आवेश है, कैसी राशि है? आवेश कोई भी अपने पास में क्वांटिटी हो फिजिक्स में तो उसके बारे में तीन बातें हमेशा करेंगे। पहली, उसका मात्रक क्या है, दूसरी उसकी विमा क्या है, और तीसरी बात क्या करेंगे, वो अदिश है या सदिश है, और सदिश है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगा। यहां से यदि मैं बात करूं अब इसके बारे में कि आवेश कैसी राशि है, तो आवेश कैसी राशि है? आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूसरी यदि मैं बात करूं इसके मात्रक, इसकी बात करूं इसके मात्रक, तो इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि अपने को मालूम है I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। भाग में इस साइड में आएगा तो गुणा में, तो Q बराबर I इंटू टी। I क्या है? धारा। धारा का मात्रक एम्पियर और समय का सेकेंड, तो क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। ठीक है, और ये किस में हो गया? SI में। ये किस में हो गया? SI में। तो SI मात्रक पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा या एम्पियर इंटू सेकेंड, जो आप बोलना चाहो वो आपकी मर्जी। इसके बाद में यदि हम बात करें इसकी विमा की, तो यहां से तुम्हारे को मालूम होगा विमा क्या हो जाएगी। यहां से एम्पियर की तो क्या होती है? A1, और समय की क्या होती है? T1। तो M0 L0 T1 A1, ये क्या हो जाएगी? इसकी विमा। और मालूम है ये विमा किसमें बंद करते हैं? बड़े पुस्तक। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा। अब हम बात करें इसकी इसके अन्य मात्रकों की। इसकी बात करें इसके अन्य मात्रकों, अन्य मात्रकों की यदि हम बात करें, बोलो इसके अन्य मात्रक होते हैं। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक होंगे, एक तो होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, स्थिर विद्युतिकी इकाई, जिसको किसने खोजा था? फ्रैंकलिन ने। किसने खोजा था? फ्रैंकलिन ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं, बोलो EMU इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई। फिर इसके बाद में यदि मैं बात करूं किसकी? फैराडे की। इसकी बात करूं फैराडे, ना कि फैराड। फैराड धारिता का मात्रक होता है, ना कि आवेश का। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर फिर हम एक बात हमने मालूम थी अपने को, कौन सी? कूलाम वाली। इसको यहां पे भी लिख लेते हैं एक बार, या एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड। अब यदि हम बात करें ये अन्य मात्रक है तो फिर इनमें संबंध क्या होगा? जैसे हम अपने को मालूम है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है, तो ये मीटर और सेंटीमीटर में क्या गया? रिलेशन। जैसे अपने को मालूम है क्या कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये किसमें रिलेशन आ गया? द्रव्यमान के मात्रकों में। ऐसे ही आवेश के मात्रकों में भी क्या होगा? संबंध। संबंध होगा। तो यहां से यदि हम बात करें तो 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU। यहां ESU CGS मात्रक पद्धति में होता है। किसमें होता है? CGS में। और ये किसमें होता है? SI में या एम्पियर में।
फिर यदि यहाँ से, अब देखो यहाँ से एक बात और सामने आ रही है कि 1 कूलम्ब 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU के बराबर है, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? दोनों में से बड़ा कौन होगा? तो स्वाभाविक है, यदि कैसे निकलोगे और यदि किसी को मालूम ना हो तो ऐसे देख लेना कि अकेले को मैं अकेले से बढ़ाऊं तो ये बहुत बड़ा होगा इससे, या ये इसको छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 1 कूलम्ब बड़ा होगा 1 ESU, क्योंकि अकेला इतने के बराबर है, अकेले को अकेले से बढ़ाऊंगा तो पावरफुल ये होगा। फिर इसके बाद में यदि मैं बात करूं किसकी, EMU की, 1 EMU बराबर होता है 10 कूलम्ब। कितना? 10 कूलम्ब। अकेला 10 कूलम्ब के बराबर है, अकेले 1 EMU को अकेले 1 कूलम्ब से बढ़ाऊंगा तो पावरफुल कौन होगा? EMU। तो 1 EMU बड़ा होगा 1 कूलम्ब से, इससे बड़ा होगा 1 कूलम्ब से। इसके बाद में यदि मैं बात करूं इसकी, क्या बात करेंगे कि यहां पर यदि कूलम्ब की जगह मैं ये रख दूं ESU में, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 EMU बराबर 10 अपनी जगह पे और कूलम्ब की जगह पे ये गुणा 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU। तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 ये रही, 10 की पावर 1 ये रही, गुणा में है, आधा समान है तो खाते जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर 10 ESU। 1 EMU, 1 EMU बराबर 1 EMU बराबर कितना हो गया रे, 3 गुणा 10 की पावर 10 ESU। तो 1 EMU और 1 ESU में बड़ा कौन हो गया, मालूम है ही, 1 EMU बड़ा होगा 1 ESU से, 1 ESU से। अब यदि यहां से हम बात करें किसके बारे में, कूलम्ब और फैराडे, तो यहां से यदि हम बात करें कि जो फैराडे होता है, क्या होता है फैराडे, वो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तुम्हारे को मालूम है कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, और उनको यदि तुम कंप्लीट कैलकुलेट करोगे तो एक जो फैराडे है वो होता है 96,500 कूलम्ब। कंप्लीट नहीं होता, आसपास होता है, लेकिन इसको हम कंप्लीट लिखेंगे, ये 4 के आसपास आता है, 96,500 कूलम्ब। तो यहां से यदि मैं बात करूं, एक फैराडे अकेला कितने के बराबर है, 96,500 के, तो यहां पर एक फैराडे बड़ा होगा 1 कूलम्ब से, बड़ा होगा किससे, 1 कूलम्ब से। अब यहां से बात करें अपन, देखो अपने को मालूम चल गया है कि ESU इससे भी छोटा है, ESU कूलम्ब से भी छोटा है, तो सबसे छोटा कौन आ गया, ESU सबसे छोटा, एक ESU सबसे छोटा। फिर इससे बड़ा कौन है, यहां से देखो मैं बात करूं कि कूलम्ब इससे भी छोटा और कूलम्ब इससे भी छोटा, कूलम्ब से ये बड़ा है। तो यदि हम बात करें किसकी, अब कूलम्ब की, तो ये कूलम्ब ESU से जस्ट बड़ा है लेकिन EMU से छोटा है, फैराडे से भी छोटा है। तो इसके बाद में कौन आ गया, 1 कूलम्ब, कौन आ गया, 1 कूलम्ब। अब यदि हम बात करें कूलम्ब के बाद में किसकी बात करेंगे, कूलम्ब से बड़ा कौन है, EMU, और लेकिन कूलम्ब से बड़ा कौन है, फैराडे। अब यहां से यदि हम बात करें कि फैराडे और EMU में बड़ा कौन है, तो एक EMU तो ओनली 10 कूलम्ब के बराबर है, एक फैराडे 96,500 के बराबर, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ, फैराडे, और छोटा कौन हुआ, EMU। तो इससे जस्ट बड़ा कौन आ गया, 1 EMU, और सबसे बड़ा कौन आ गया, 1 फैराडे। तो तुम्हारे को मालूम रखना है कि सबसे छोटा ESU, सबसे छोटा सबसे बड़ा फैराडे। इसके बाद में तो मालूम हो ही जाएगा, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश। चले आगे, इसके बाद ये इनमें क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ये इनमें क्या आ जाएगा, रिलेशन। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी आवेश के गुणों की, आवेश के गुणों की यदि हम बात करें, इधर देखो एक बार, यहां से यदि हम बात करेंगे आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो यहां से यदि हम बात करें तो क्या बात करोगे तुम, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन है, ESU, कौन है, ESU।
और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। किसकी? आवेश। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्या है? आवेश। इसके बाद यदि मैं बात करूं, एक क्वांटीकृत, तो गुण होगी। तो आवेश एक ऐसी राशि है, क्वांटीकृत राशि। ठीक है, आवेश एक ऐसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि का मतलब क्या हो गया कि यदि हम आवेश का स्थानांतरण करते हैं, आवेश का स्थानांतरण करते हैं, तो आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के और इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बदले होता है। कि जैसे यदि हम बात करें, जैसे एक वस्तु है और इसको हम दूसरी वस्तु के रब करते हैं या रगड़ते हैं या घर्षण के द्वारा इससे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो कि ये एक तो ये परमाणु था, एक ये परमाणु था, दोनों जा रहे थे, इसका इलेक्ट्रॉन बग के इसमें कूद गया, एक्सीडेंटली टूट के आधा इसमें रह गया, आधा इसमें रह गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, यहां से यदि हम बात करें तो इसलिए क्या हो गया कि तो अब इसके ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन आ गया तो आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे ही पूर्ण गुणज के रूप में। 1 आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधा आ गया, पाव आ गया, पूर्ण आ गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। चले आगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आवेश भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में। मतलब जो आवेश होगा किसी भी वस्तु के ऊपर वो होगा प्लस माइनस n की जोड़। यहाँ n है 1 2 3 ऐसा होगा, ना कि आधा पाव पूर्ण। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पर प्लस माइनस मालूम हो गई कि जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ई की वैल्यू तुम्हारे को मालूम है ही, ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम होती है। 19 कूलम होती है। फिर इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, ये आवेश एक क्वांटीकृत राशि हो गई। इसके बाद में यदि हम बात करें, आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। संरक्षण का मतलब मालूम हो गया होगा तुम्हारे को, जैसे वही ऊर्जा वाला। संरक्षित की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को, मतलब आवेश की बात करूं तो आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में क्या किया जा सकता है, इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। बाकी इसको ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही क्या है, आवेश का संरक्षण। यह एक ऐसी राशि है, संरक्षित राशि है, ना तो इसको नष्ट किया जा सकता और ना इसको उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे मैं दो वस्तुएं हैं अपने पास में, उसको यदि मैं रख लूं या फिर मैं तुम्हारी से बात करूं, तुमने यदि बचपन में कभी किसी प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के और पीछे से शॉल से ऐसे रब किया होगा और दूसरा आके उसके मारा होगा तो करंट आता था उस टाइम। तो वो क्यों आता था, उसकी वजह यही थी कि हम पीछे से शॉल से उसको मारते थे और वो क्या होती थी, कुर्सी इंसुलेटर होती थी। उसकी वजह से घर्षण के कारण एक इलेक्ट्रॉन, शॉल से इलेक्ट्रॉन टूट के किस पे आ जाते हैं, कुर्सी, और कुर्सी की वजह से अपनी बॉडी में आ जाते थे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल चार्ज की यदि मैं बात करूं तो वो कंजर्व रहते थे, संरक्षित रहते थे। शॉल से किस में आ गए, कुर्सी में, और कुर्सी से किस में आ गए, अपने में। और यदि कोई दूसरा आके अपने हाथ लगाता था, टच करता था, तो इलेक्ट्रॉन उससे टच होते ही कहां से चले जाते, ग्राउंड में। और इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत दिशा में क्या लगता बहती है, धारा, जिसकी वजह से अपने क्या लगता था, झटका लगता था या करंट लगता था। तो यहां से क्या आ गया, ये कैसी हो गई, आवेश एक संरक्षित राशि है। इसके बाद में यदि मैं जैसे एग्जांपल दूं कि जैसे दो वस्तुओं को यदि हम रगड़ेंगे तो एक के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, एक के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। जैसे मैं बात करूं किसकी, कांच की छड़ की। इसकी बात करूं, कांच की छड़ की। तो कांच की छड़ को किससे, रेशम से रगड़ोगे, किससे, रेशम से रगड़ोगे। या फिर यदि मैं बात करूं, कांच की छड़ को किससे रगड़ रहे हो, रेशम से, ऊन को, ठीक है ना। कांच की छड़ हो गई रेशम, ऊन को किससे रगड़ोगे, प्लास्टिक से।
किससे? प्लास्टिक से। बिल्ली की त्वचा, बिल्ली की त्वचा वो किससे रगड़ोगे? एबोनाइट से। किससे? एबोनाइट या आपनोस की छड़ से। फिर यदि मैं बात करूं शुष्क बालों को, इसको शुष्क बालों को, शुष्क बाल इसको किससे? कंघी से रगड़ोगे। ठीक है, कंघी किसकी होती है? वैसे नॉर्मली प्लास्टिक की होती है, इसलिए कभी कभार हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, तो अपने बाल भी उससे रगड़ते रहते हैं, बाल थोड़ी देर बाद भी खड़े होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से क्या होता है, अपने जो बाल होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन टूट करके कहाँ चले जाते हैं? कुर्सी में, और अपने बालों के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, कुर्सी के ऊपर चार्ज नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या करता है? अट्रैक्ट, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? खड़े होते हैं, उसकी चिपकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास में? आवेश एक संरक्षित राशि हो गई, अर्थात जो आवेश है वो सदैव क्या रहता है? मेरे पास में क्या क्या हो गया? आवेश एक क्वांटिगत राशि हो गई, आवेश एक संरक्षित राशि हो गई। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी? आवेश के क्वांटा की, आवेश के क्वांटा की। तो आवेश की यदि मैं क्वांटा की बात करूं तो आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा तो मतलब आवेश का वह न्यूनतम, आवेश का क्वांटा किसे कहते हैं? आवेश का वह न्यूनतम मान जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, उसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा। अब यहां से यदि हम बात करें आवेश के क्वांटा की, तो आवेश का जो क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। या जैसे मैं बात करूं इसका जो वैल्यू होगी वो E = 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगी, 19 कूलाम होगी। तो आवेश का ये क्वांटा हो जाएगा अपने पास में। लेकिन यहां से हम बात करें किसकी, कि जो कौन आया इसके बाद में? गैलमान भाई साहब, वैज्ञानिक गैलमान आया और उसने क्या बोला कि प्रकृति में ऐसे कण भी मौजूद हैं जिनके ऊपर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर नहीं होता या उनके पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होता, बल्कि भिन्नात्मक रूप से पाया जाता है, बल्कि भिन्नात्मक रूप से पाया जाता है। और उसने नाम दिया उनको क्वार्क कण। उसने उसको क्या नाम दिया? क्वार्क कण। और जो अपने पास में वैसे नॉर्मली हम बात करें क्वार्क कण 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो अपने बुक में सिलेबस में 12th में नहीं है, तो उनकी हम बात क्यों करेंगे? अपने जो दे रखा है उसी की हम बात करेंगे। तो यहां से यदि मैं बात करूं किसकी? गैलमान। कौन आया? गैलमान। और गैलमान भाई साहब ने क्या बोला कि प्रकृति में ऐसे कण भी मौजूद हैं जिनके ऊपर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ना होकर भिन्नात्मक रूप से पाया जाता है, और उसने उनको नाम दिया क्वार्क कण। और एक तो बताया उसने अप क्वार्क कण, उसने एक तो क्या बताया? अप क्वार्क, और एक डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क। वैसे और भी होते हैं, टॉप, बॉटम, चार्ज और स्ट्रेंथ, जैसे कितने होते हैं? 6, लेकिन उनकी हम बात नहीं करेंगे। और उसने बताया कि अप क्वार्क कण है उसके ऊपर प्लस का 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, और डाउन जो क्वार्क कण होता है उसके ऊपर यदि बात करें किसकी? माइनस का 1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। अब बात ये आ गई, उसने बोल दिया, बोलने से कौन मानता है? बोलने से कौन मानता है? लोग तो मानते हैं कि भाई प्रूफ करके बताओ। जैसे यदि अब बात करें कोई कि भाई समर्पण कह रहे इंस्टीट्यूट सबसे शानदार पढ़ाता है, तो वो बोलेंगे कि भाई कैसे पढ़ाता है, तो लोग वो बोलेंगे उठा के भाई उसकी वीडियो लेक्चर उठा के देख लो या वहां जाके क्लास लेके देख लो, मालूम तभी चलेगा। तो इसने भी बोला कि मैं बता देता हूँ कैसे होता है। तो इसने भी इसके लिए क्या बोला कि जो न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो क्वार्क कणों से मिलकर ही बने होते हैं। उन्होंने बोला प्रूफ कर, तो प्रूफ किया कैसे? इसने बोला कि जो एक प्रोटॉन है, एक जो प्रोटॉन है वो किससे? एक बोलो, एक जो प्रोटॉन है वो 2 अप प्लस 1 डाउन क्वार्क कण से मिलकर बना होता है। वो किससे मिलकर बना होता है? 1 डाउन और 2 अप से। यदि यहां से मैं बात करूं एक प्रोटॉन, तुम्हारे को मालूम है कि 2 अप के ऊपर कितना होता है? 2/3 E, और डाउन के ऊपर माइनस का 1/3 E, 2 दूनी 4E/3 माइनस का E/3। एलसीएम मैंने लिया, 3 आ गया, 4E माइनस E, 4 में से 1 गया तो 3E/3 से 3 कैंसिल, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक इसमें आया वैल्यू, इसमें आई पॉजिटिव में, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और किसमें होता है? पॉजिटिव में होता है। तो लोगों ने बोला यह बात तो सही है। फिर इसके बाद में उसने बोला कि न्यूट्रॉन के बारे में बता देता हूं कि जो एक न्यूट्रॉन होता है
तो किससे मिलकर बना होता है, मालूम होगा तुम्हारे को, वो बनता है एक अप प्लस दो डाउन से, वो एक अप और दो डाउन से। तो यहां से यदि मैं बात करूं कि एक न्यूट्रॉन होता है वो एक गुना अप की वैल्यू 2/3 E, और यदि मैं बात करूं किसकी, डाउन की, तो प्लस 2 डाउन की वैल्यू माइनस का 1/3E। इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे 2/3E माइनस 2/3E, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, टोटल वैल्यू 0, और एक न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। बात तो सही है, तो वैज्ञानिक अनुमान क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने क्या बोला कि आवेश का क्वांटा क्या होना चाहिए, कि आवेश का न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान पहले हमने बात की इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेकिन यहां हम देखें तो डाउन का तो उसका भी 1/3 पार्ट होता है। तो आवेश का क्वांटा होना क्या चाहिए, आवेश का क्वांटा होना चाहिए 1/3E, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वार्क कणों का प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए आज भी आवेश का क्वांटा कितना है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही, वरना इसका अस्तित्व संभव होता तो आवेश का क्वांटा फिर ये क्वार्क पार्टिकल होता डाउन। ठीक है, ये अपनी सारी बातें हो गई। इसके बारे में यदि हम और बात करें, इसके बाद में यदि हम बात करें आवेश के और गुणों की, यदि यहां से हम बात करें दो, यदि मैं बात करूं तो यहां पर यदि मैं बात करूं कि दो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, दो समान प्रकृति के आवेश, दो समान प्रकृति के आवेश, दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। दो समान प्रकृति के यहां से हम बात करें कि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। जबकि दो असमान प्रकृति के आवेश या विपरीत प्रकृति के आवेश, असमान प्रकृति बोल दो या फिर क्या बोलोगे, विपरीत प्रकृति, दो विपरीत प्रकृति के आवेश, दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। फिर यदि यहां से हम बात करें किसकी, कि आवेश कैसी राशि है, आवेश निरपेक्ष राशि है, निरपेक्ष, जबकि द्रव्यमान सापेक्ष राशि है। अब ये सापेक्ष और निरपेक्ष ये क्या है, यदि यहां से मैं बात करूं कि जैसे जो आवेश है वो गति के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तुम इसको गति करवाओगे तो भी इसकी वैल्यू वही रहेगी, और स्थिर रखोगे तो भी वैल्यू वही रहेगी। लेकिन यदि द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को यदि तुम गति करवाते हो तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है किसी भी पार्टिकल का, और यदि उसको स्थिर रखते हो तो उसका द्रव्यमान कम होगा। जैसे तुम यदि इसका प्रैक्टिकली वैल्यू देखना चाहो तो कभी तुलो तो उसके ऊपर झटका देके देखना, या ऊपर से कूद के देखना, कूदोगे तो उसके अंदर द्रव्यमान तुम्हारा बढ़ेगा क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ी है, और यदि तुम स्थिर रहोगे तो तुम्हारा वो मास है वो भी क्या आएगा, फिक्स आएगा। तो आवेश कैसी राशि है, निरपेक्ष, जबकि द्रव्यमान कैसी राशि है, सापेक्ष। द्रव्यमान कैसी राशि है, सापेक्ष। सापेक्ष क्यों, क्योंकि ये गति के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड, जबकि ये गति के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो आवेश निरपेक्ष राशि है और द्रव्यमान सापेक्ष राशि है। यदि मैं बात करूं कि जो द्रव्यमान है वो एक तो होगा स्थिर और एक तो होगा स्थिर, इसकी वैल्यू कम होगी द्रव्यमान गतिक से, द्रव्यमान गतिक से, गतिक द्रव्यमान और स्थिर द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान की वैल्यू ज्यादा होगी। जबकि यदि मैं बात करूं किसकी, आवेश की, Q विराम या स्थिर बोल सकते हो, बराबर होगा Q गतिक। इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसकी वैल्यू जो बढ़ती है वो किस हिसाब से बढ़ती है ये भी बता देता हूं, मास ऑफ गतिक इज इक्वल टू होगा m नॉट, ये कौन सा है, रेस्ट मास, स्थिर आवेश, अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c क्या है, प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आ गई यहां से तुम्हारे को यदि हम बात करें, ये जो प्रकाश की चाल, यहां से एक बात समझ में और आई, एक बात ध्यान में आई है,
यहां से बताता हूं कि जो हमने अभी पढ़ा था कि एक EMU बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 10 ESU। तो एक EMU स्थानांतरित होगा जिसको हम बोलते हैं आवेशन, उसको हम क्या बोलते हैं आवेशन। तो आवेशन के दौरान, आवेशन के दौरान, आवेशन के दौरान द्रव्यमान परिवर्तित होता है। द्रव्यमान क्या होता है? परिवर्तित होता है। या द्रव्यमान भी क्या होता है? स्थानांतरित होता है। परिवर्तित होता है या फिर क्या होता है? स्थानांतरित होता है। अब तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि यदि किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज भी होगा, उनके अंदर द्रव्यमान होगा, जिसकी वजह से जिस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसके द्रव्यमान में क्या होगा? वृद्धि होगी। और जिससे बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे मतलब उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज किया जाएगा, पॉजिटिव। और चार्ज पॉजिटिव आने के साथ साथ ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी? कमी। तो यहां से आवेशन के दौरान क्या होता है? द्रव्यमान परिवर्तित होता है या फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ द्रव्यमान भी क्या होता है? स्थानांतरित होता है। और जो स्थानांतरित द्रव्यमान होगा डेल्टा एम, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? m इज इक्वल टू ये वैल्यू किसमें होगी? प्लस और माइनस में। तो क्या हो जाएगा? n इंटू एम ई, ये किसमें हो जाएगा? प्लस माइनस। तो यहां से जो n होगा वो तो क्या होगा? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये क्या होगी? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। फिर यदि मैं बात करूं किसकी? me की, ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 kg। यहां से यदि मैं बात करूं डेल्टा एम, तो डेल्टा एम क्या होगा? बोलो। द्रव्यमान में परिवर्तन या स्थानांतरित द्रव्यमान। इस बात करें डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एम इंटू एम। ये क्या है? डेल्टा एम द्रव्यमान में परिवर्तन या स्थानांतरित द्रव्यमान, एम क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से यदि मैं बात करूं किसकी? प्लस माइनस की। प्लस क्या होगा? द्रव्यमान में परिवर्तन, और द्रव्यमान में वृद्धि, और माइनस क्या होगा? द्रव्यमान में कमी। तो यहाँ प्लस क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होगी तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन उसकी द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। और जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव कब आएगा? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो द्रव्यमान में क्या होगी? कमी होगी। और यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आवेशन के दौरान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। यहां से यदि तुम एक न्यूमेरिकल लेना चाहो तो न्यूमेरिकल ले सकते हो, और न्यूमेरिकल में दोनों पार्ट आ जाएंगे। कौन कौन से? Q बराबर प्लस माइनस एन वाला जो पीछे हमने किया था, क्वांटिकल राशि वाला, और आवेशन के दौरान द्रव्यमान परिवर्तन। इसके लिए तुम न्यूमेरिकल लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि यदि हम किसी एक पॉलीथीन को ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के ऊपर 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 7 ऋणावेश उत्पन्न होता है, तो पॉलीथीन के ऊपर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि होगी या कमी होगी, और होगी तो कितनी होगी? ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो Q बराबर प्लस माइनस एन से निकालना है, और द्रव्यमान में परिवर्तन फिर यहाँ n की वैल्यू रखते ही आ जाएगा, m की वैल्यू मैंने तुम्हारे को बताई। फिर इसके बाद में यदि हम बात करें इसके बारे में, और यदि हम बात करें तो 3 खास बातें हैं इसकी। यदि मैं बात करूं पहली बात ये थोड़ी ज्यादा ही काम की। यहां से यदि मैं बात करूं तो यहां से यदि हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या हो? स्थिर आवेश। क्या हो? स्थिर आवेश। स्थिर आवेश का मतलब उसका वेग कितना होगा? 0। वेग कितना होगा? 0। स्थिर आवेश ओनली एंड ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ओनली एंड ओनली करेगा विद्युत क्षेत्र। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं नियत वेग से गतिशील, नियत वेग से गतिशील। नियत वेग का मतलब v बराबर क्या होगा? नियत वेग से गतिशील आवेश
क्या करेगा, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों उत्पन्न करेगा। थर्ड नंबर पे यदि मैं बात करूं त्वरित आवेश, कौन सा, त्वरित आवेश। त्वरित आवेश मतलब यहां से यदि मैं बात करूं नियत वेग नियत होगा तो इसके लिए तो त्वरण कितना होगा, ऊपर वाले के लिए ए की वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहां पर त्वरित आवेश है तो ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो त्वरित आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है, ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, तीनों उत्पन्न करता है। और ये वाला जो बात है ये क्वेश्चन पीएमटी में भी आया हुआ है। फिर इसके बाद में यदि हम बात करें